दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। लास्ट संडे को एनडीए का एग्ज़ाम था। उस एनडीए एग्ज़ाम के मैथ्स के पोर्शन के क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस लेक्चर्स के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट आर ऑड। ऐसे 4 अंकों के नेचुरल नंबर हम लोगों को बताने हैं जिसमें कि सारे के सारे डिजिट ऑड नंबर हो। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ऑड नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। यानी कि हमारे पास 5 ऑड नंबर्स होते हैं और अगर हम लोग इनको फिल करें 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाएं तो यानी कि पहले नंबर को पहले प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन हैं, तीसरे के लिए भी 5 हैं और चौथे के लिए भी 5 हैं। इनको अगर हम लोग परमुटेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आ जाएगा है 625। यानी कि हमारे पास 6 से 25 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनके सारे के सारे डिजिट ऑड हैं और वो 4 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 कहता है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n और 2 की पावर r इंटू NCR। देखिए दोस्तों, ये जो है बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और इसको हम लोग बड़ी ही इजीली बता सकते हैं कि देखिए अगर हम इसको r की वैल्यू को इसमें फिल करना शुरू करें तो हो जाएगा 2 की पावर 0 NC0 प्लस 2 की पावर 1 NC1 प्लस 2 की पावर 2 NC2। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और ये हम लोगों को क्या याद दिलाता है NC0 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि ये जो आपका है ये 1 प्लस 2 की पावर n का एक फॉर्मेट है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर n। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 कहता है कि इन डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। आपको एक वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स, MATHE मैथ, MATICS मैथमेटिक्स। इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने वर्ड होंगे डिक्शनरी में जो सी से पहले आ रहे होंगे। यानी कि अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो सी से पहले इसमें कौन आ सकता है, यानी कि ए वाले वर्ड आएंगे, बी वाले वर्ड आएंगे, उसके बाद सी वाले वर्ड आपके शुरुआत होंगे। तो इसमें हम लोग बात करें तो अगर एम की बात करें तो एम हमारे पास कितने हैं, एम हमारे पास 2 हैं। ए कितने हैं हमारे पास, ए भी 2 हैं। टी कितने हैं, टी भी 2 हैं। तो MAT और देखो कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो और कोई वर्ड नहीं है। बाकी H एक बार आया है और E एक बार आया है, I एक बार आया है, C एक बार आया है, S एक बार आया है। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ड ये हैं और 6 वर्ड ये हैं। यानी कि मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड कितने हो गए हमारे पास, 11 वर्ड हो गए। अब हमको क्या है इन 11 वर्ड को इस तरीके से जो है कंबाइन करना है कि जो आप अब नया अक्षर बनाएं वो क्या हो कि सी से पहले डिक्शनरी में कौन से आ जाएगा। अब देखिए इसमें सी से पहले का लेटर कौन सा है, ए एक ऐसा लेटर है जो सी से पहले आएगा डिक्शनरी में। मैथमेटिक्स में और कोई ऐसा लेटर नहीं है जो सी से पहले आ रहा हो। यानी कि अगर हम लोग पहले नंबर पर ए को फिक्स कर दें, यानी कि ए से शुरुआत वाले अगर हम लोग वर्ड बनाने की बात करें तो पहले नंबर पर हमने ए को फिक्स कर दिया। अब अगर ए को फिक्स कर दिया तो टोटल 11 में से एक नंबर हमने यूज कर लिया, यानी कि हमारे पास अब बचे 10 लेटर। अब 10 लेटर बचे हैं, उन 10 लेटर में रिपीट कौन कौन से होंगे, एम रिपीट होगा और टी रिपीट होगा। यानी कि इन 10 नंबर्स को फिल करने के लिए तरीके हमारे पास हो गए 10 फैक्टोरियल और रिपीट वाले अगर हम डिवाइड कर दें यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 907200। यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 34 नंबर कहता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट कहता है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया है जो x इंटू वाई और x माइनस वाई तरीके के एलिमेंट रखता है और वो डिफाइंड है z क्रॉस z में यानी इंटीजर्स में। और ये वाला दूसरे के स्टेटमेंट दिया गया x इंटू वाई x प्लस वाई और ये डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर्स में। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं इनमें से कौन सा सही है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करें फंक्शन की तो फंक्शन की डिफिनेशन कहती है कि डोमेन का ईच एलिमेंट, यानी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो उसकी जो इमेज बननी चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज जो इमेज बननी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज डिफाइंड होनी चाहिए डोमेन की रेंज में। अगर हम लोग बात करें इसकी, यानी कि पहले वाले की बात करें तो अगर आप x बराबर अगर ले लें हम लोग 2 और y इज इक्वल टू ले लें 3 तो हमारे पास एलिमेंट क्या बनेगा, यानी कि x इंटू वाई दैट इज 6 और x माइनस वाई दैट इज -1। अब अगर हम लोग इसी को चेंज करें
पहले वाले की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 ले लें और y इज इक्वल टू 6 ले लें तो फिर क्या बनेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि 6 की इमेज -1 भी है और 6 की इमेज -5 भी है। यानी कि अब क्या हो गया, जो एक एलिमेंट 6 है वो 2 एलिमेंटों के साथ अपनी जो है इमेज दे रहा है। तो ये तो जो है यूनिक इमेज नहीं हुई, यानी कि ये फंक्शन की डिफिनीशन को फॉलो नहीं करता, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेम प्रोसीजर पर अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें, इसी तरह दूसरे वाले फंक्शन में भी आपको x इंटू वाई की वैल्यू सेम मिलती रहेंगी, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू यानी कि जो रेंज बनेगी उसकी वो अलग अलग एलिमेंट बनेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं, इसमें जो है आपका ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसमें a13, a23 और a33 की वैल्यू दी गई हैं और उसके बाद a13 का माइनर z माइनस वाई, a23 का माइनर z माइनस एक्स और a33 का माइनर y माइनस एक्स पूछा गया है। तो आपसे डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है कि आपको इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है, आप देखिए आपको zx वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यानी कि हमको जो C3 दिया गया है हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। अगर C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किया जाए तो आपको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी वाई जेड इंटू माइनर ऑफ 1 3 का मतलब z माइनस वाई, फिर माइनस का जेड एक्स इंटू माइनर ऑफ 2 3 का मतलब z माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई और माइनर ऑफ 3 3 का मतलब y माइनस का x। अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करें तो हो जाएगा y जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए दोस्तों इनमें से अगर हम लोग y कॉमन ले लें पहले से और फोर्थ से तो बनेगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर अगर हम लोग इसमें से और इसमें से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें, इसमें से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस का जेड। और फिर इसमें से और इसमें से अगर हम लोग जेड एक्स कॉमन ले लें, यानी कि थर्ड और फोर्थ में से जेड एक्स को कॉमन ले लें तो जेड एक्स कॉमन लेने पर बनेगा आपके पास एक्स माइनस का जेड। अब देखिए क्या बताया जा सकता है, यहाँ से जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड माइनस एक्स अगर हम लोग बाहर निकालें तो जेड माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा जेड प्लस एक्स, तो हो जाएगा वाई जेड और प्लस का एक्स वाई। फिर यहाँ से जेड माइनस एक्स बाहर निकला है तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड माइनस एक्स निकला है तो माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या काम किया जा सकता है कि जेड माइनस एक्स और हम लोग ने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से वाई को कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लें तो बन जाएगा जेड माइनस का वाई और इसमें से अगर एक्स को कॉमन ले लें, अगर इसमें से x कॉमन ले लें तो बन जाएगा y माइनस का z। फिर देखिए क्या बात की जा सकती है, अगर इसमें से z माइनस वाई और z माइनस वाई, देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसमें से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें इसमें से तो हो जाएगा ये z माइनस का x और z माइनस वाई को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y, यहाँ पर बचेगा माइनस x तो हो जाएगा y माइनस x, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है इसका वो आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, सॉरी एक मैट्रिक्स दी गई है और उसके बाद आपको एडजॉइंट ए और ए इनवर्स की बात करी जा रही है। यानी कि पहला काम हम इसमें क्या करें, इसका हम अगर मॉड निकालें, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई देखिए सब तो जीरो है, केवल ये वाला माइनस होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू -1। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी -1, यानी कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर इसके हम लोग इन्वर्स की बात करें तो हमको कोफैक्टर चाहिए। तो ये देखिए अब हमने क्या कर लिया, इसकी एक हमने कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना ली, यानी कि जो ए दिया गया था आपको उसी के कोफैक्टर से हमने क्या बना लिया, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लिया। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए जो होता है यानी इसकी जो कोफैक्टर से आपने मैट्रिक्स बनाई है उसकी डैश यानी उसका ट्रांसपोज कर देंगे अगर हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो रो बनी हुई है वो कॉलम बन जाएगी, -1 0 0, दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, 0 माइनस का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, और जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगी सॉरी, तो हो जाएगा ये 0 माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा।
ये देखिए ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट है। अगर इसे हम लोग माइनस को कॉमन ले लें, अगर जैसे ही माइनस को कॉमन ले लेंगे देखिए तुरंत आपको ये मिल जाएगी, यानी कि जो एडजॉइंट ए आया है वो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस ए बन जाएगा। और अगर हम लोग इन्वर्स निकालें, इसका इन्वर्स निकालें तो ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, एडजॉइंट ए आया है हमारे पास ये, यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यू -a अपॉन -1, तो आ जाएगा हमारे पास ए। तो एक चीज़ मिल गई आपको कि एडजॉइंट ए की वैल्यू -a के बराबर है और ए इन्वर्स की वैल्यू a के बराबर है। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर उनको आप ध्यान से देखें तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो आपके पास सही पहला स्टेटमेंट से हो जाएगा, ए इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ए। अगर ए इन्वर्स और एडजॉइंट ए को आप जोड़ दें, ए इन्वर्स और एडजॉइंट ए निकालें, ए इन्वर्स और प्लस का एडजॉइंट ए, तो देखिए ए इन्वर्स क्या आया है आपके पास, ए आया है, और एडजॉइंट ए क्या आया है, -a आया है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 बनेगा, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। और थर्ड है a माइनस ए इन्वर्स। अगर हम लोग a माइनस ए इन्वर्स निकालें, यानी कि देखिए ये आया ना a इन्वर्स इक्वल टू a, तो अगर a माइनस ए इन्वर्स निकाला जाए तो भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये भी आपके क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस हिसाब से आपके पास 1 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 37 क्वेश्चन कहता है कि z जो x है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स है, y जो है वो 2x3 की है, और z देखिए 3x2। हमने तीनों को इसमें क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब बारी बारी से 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहले स्टेटमेंट किया कि z इंटू वाई इंटू एक्स, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो कह रहे हैं उसमें 9 जो है एलिमेंट होंगे। तो देखिए z इंटू वाई, देखिए 3x2 और 2x3, इससे 3x3 बन जाएगा, यानी कि पहले की रो और दूसरे का कॉलम, इससे 3x3 बन गया। और x की जो है 3x3 का है, तो देखिए पहले की रो और दूसरे के कॉलम से क्या बन जाएगा, ये भी 3x3, यानी कि 3x3 का मतलब 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो दिया गया 9 है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि y इंटू जेड एक्स, ये 4 है, यानी कि y इंटू जेड एक्स देखिए y में जो दिया गया है वो 2x3 की दी गई है, और x इंटू जेड जो दिया गया है, अगर x देखिए 3x3 का है, जेड जो है वो 3x2 का है, तो 3x2 से कौन सी बनेगी, 3x2 की एक मैट्रिक्स और बन जाएगी। देखिए 3x2 की बन गई, फिर 2x3 और 3x2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 काम खत्म, पहले की रो और दूसरे का कॉलम में 2x2, ये भी क्या है, इसके पास भी 2x2, यानी कि 4 एलिमेंट इसके पास भी हो जाएंगे, यानी कि दूसरा वाला भी ऑप्शन सही दिया गया है। और तीसरा है कि x इंटू वाई इंटू जेड परिभाषित नहीं, देखिए y इंटू जेड, तो y इंटू जेड का मतलब 2x3 और 3x2, तो y इंटू जेड कैसी मैट्रिक्स बनेगी, y इंटू जेड बनेगी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। y इंटू जेड कैसी बनेगी, 2x2 की, और y इंटू जेड 2x2 की बनेगी, और x जो है वो 3x3 की है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है मैट्रिक्स में, कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले का कॉलम यहाँ 3 है और दूसरे की रो यहाँ पर 2 है, यानी कि 3 और 2 आपस में मैच बराबर नहीं हो रहे हैं। इस बेसिस पर हम कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगी, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग आगे काम कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद देखिए 38 क्वेश्चन में कहा जाता है कितने द्विघात समीकरण मूलों का योगफल गुणनफल के बराबर, यानी कि जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो रूट्स के एडिशन के, यानी कि रूट्स के जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो। जैसे हमने मान लिया कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें सम ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें तो हो जाएगा माइनस का b बाई ए, और अगर इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये मिल जाएगा c बाई ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि योगफल गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अगर अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो तो ऐसे कितने इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का मतलब माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब c बाई ए। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपको मिल गई कि b इज इक्वल टू माइनस सी, यानी कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग ऐसी रूट्स वाला इक्वेशन बनाएं जिसमें b यानी कि जो x का कॉफिशिएंट है और c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, अगर इन दोनों का सम 0 आ रहा है तो ऐसे आप जो बनेगा उसमें योगफल और गुणनफल आपस में रूट्स का बराबर होगा। अब एक चीज इसमें तो एक बात तय हो गई कि अब हम लोग इसमें क्या हो गया, एक कंडीशन दे दी गई, अब उस कंडीशन को फॉलो करने वाले बहुत से इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर हमने b की वैल्यू -1 ले लें और c की वैल्यू +1 ले लें, -1 + 1 0 बन जाएगा। b की वैल्यू -2 ले लें, c की वैल्यू +2 ले लें, 0 बन जाएगा। यानी कि जो भी नंबर b और c इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे उसके क्या है, रूट्स के सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे। यानी कि इस तरीके के कंडीशन वाले
हम लोग इनफाइनाइट जो कंडीशंस वाले हैं, इनफाइनाइट आपकी इक्वेशन बनाई जा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। इसके बाद देखिए 39th में भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट कहता है कि √2 और √5 के बीच सभी जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनका एक क्या है, इनफाइनाइट सेट बनता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि अगर √2 और √5 दिया गया है तो √2 भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 भी एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 और √5 के बीच के नंबर्स की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि बीच में कोई एक डिजिट चेंज कर दिया, आपको नया इरेशनल नंबर मिल जाएगा, फिर एक डिजिट चेंज कर दिया, फिर नया इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि √2 और √5 के बीच में इनफाइनाइट जो है सेट बनाया जा सकता है, किसका, अपरिमेय संख्याओं का, यानी इरेशनल नंबर का। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखता है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि 100 से छोटे सभी जो ऑड इंटीजर्स हैं, विषम पूर्णांक हैं, 100 से छोटे विषम पूर्णांक कितने हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। हमको तो ये तो इसमें दिया नहीं कि धन पूर्णांक, अगर इसमें धन पूर्णांक कह देता तब आप क्या करते हैं कि 0 से और 1 से शुरुआत करते, लेकिन इसमें क्या केवल पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि आप माइनस में भी जा सकते हैं, तो आप 100 से छोटे विषम पूर्णांक तो बहुत से हो जाएंगे ना। आप -1, -3, -5, -7 इस पीछे चलते चले जाएंगे इन माइनस इनफिनिट तक, तो बहुत सारे बन जाएंगे। यानी कि इसमें जो परिमित समुच्चय का आ गया ये जो काउंटेबल नहीं होगा, यानी कि इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। यानी कि पहले और दूसरे में से केवल और केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी कि इस 39th में आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 2 + 4 + 6, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए। पहले स्टेटमेंट कहता है कि ये बराबर या कि ये सही है, तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए एक एपी है, एपी में आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म है वो 2 दिया गया है, जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इसका देखिए सम निकालना है। तो अगर सम निकालें हम लोग तो Sn = का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a और प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n/2 हो गई, 2a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि 4 हो गया, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया कि n/2 और 4 और प्लस 2n - 2, तो ये कितना बन जाएगा, n/2 4 - 2 2 प्लस का 2n। अगर आप इसमें तो 2 को कॉमन लेकर इसको कट कर दें तो बन जाएगा n इंटू में n+1, और n इंटू n+1 का मतलब n² + 1, यानी कि जो ये दिया गया है, सम दिया गया है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन इसका इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि n² और प्लस n और प्लस 41, ये क्या देगा, n की वैल्यू अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, धन पूर्ण संख्या रखते हैं, तो ये आपको एक प्राइम नंबर देगा, एक अभाज्य संख्या देगा। तो चलिए चेक करते हैं कि n की वैल्यू अगर हम लोग इसमें 1 रखें तो 1 रखेंगे, n = 1 के लिए इस जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, pn दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो pn की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 43। बिल्कुल सही है भाई, अभाज्य 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर n = 2 रखें, n = 2 रखेंगे तो 4 और 6 और 41 में 6 जोड़ देंगे तो pn की वैल्यू, p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 47, ये भी सही है। अगर n बराबर इसमें हम 3 रख दें, n बराबर क्या रखें, 3 रखें। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये 9 और प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 और प्लस 41, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 53। 53 भी क्या है, किसी से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है भाई, 53 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर n बराबर हम 5 रखें, क्योंकि इसमें हमको क्या रखना है, इसमें अभाज्य संख्या रखनी है, सॉरी प्रत्येक धन पूर्ण कोई भी संख्या रखें, तो n बराबर अगर 4 रखें तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16 और प्लस 4 और प्लस का 41, तो 16 4 20 और 41 हो जाएगा 61। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी कि इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, हमको एक अभाज्य संख्या मिलती जाएगी। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका सेकंड टर्म दिया गया है ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, x² + bx + c, उसके रूट्स आपको p और q दिए गए हैं। तो रूट्स पता है तो p + q, p - q की वैल्यू -b/a और c/a के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको ये कंडीशन दी गई, p² + q² -11pq की वैल्यू अगर 0 हो तो आपको p - q की वैल्यू बतानी है। अब अगर देखिए अगर p - q की वैल्यू बतानी है तो अगर हम लोग इसी का यूज करें तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं p - q की वैल्यू के लिए अगर हम लोग बात करेंगे p² + q² और 11pq को लिख सकते हैं -2pq और -9pq = 0। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास p - q का होल स्क्वायर और 9pq को उधर भेज दें -9, तो ये हो जाएगा +9pq। अब देखिए p × q की वैल्यू थी
तो हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू सी। अब हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 रूट सी। तो ये आपको p माइनस क्यू की वैल्यू पूछी गई थी, p माइनस क्यू की वैल्यू आगे 3 रूट सी, यानी कि ए कंडीशन जो हो जाएगा वो ए वैल्यू ए वाली सही हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक आपको सर्किल दिया गया है जो क्या है कि एक 12 भुजाओं वाला पॉलीगन यानी कि रेगुलर पॉलीगन है जिसके 12 साइड्स हैं, उसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है और जो पॉलीगन है उसकी हर एक की जो साइड है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है सारी की सारी साइड इक्वल होंगी, तो उसकी जो साइड दी गई है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपने पॉलीगन बनाया है और उसके अंदर का जो सर्किल बना हुआ है उसकी आपको क्या बतानी है, उस सर्किल की आपको रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर बताना है। तो देखिए इसके लिए हमको एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, वो छोटा सा फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू में कॉट ऑफ पाई अपॉन n। ये एक फॉर्मूला होता है। r क्या होती है, r जो इनर सर्किल बन रहा है जो इंस्क्राइब्ड है पॉलीगन के अंदर उसकी रेडियस होती है। आपको चाहिए डायमीटर, डायमीटर का मतलब इसका 2 टाइम्स, यानी कि यहां से बन जाएगा 2r इज इक्वल टू a इंटू कॉट और पाई अपॉन n। अब देखिए सब वैल्यू पता है, a की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी इंटू में कॉट और पाई अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 12, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 12 है, यानी कि 2r यानी कि जो आपको डायमीटर है वो आपको मिल जाएगा कॉट पाई बाई 12। और पाई बाई 12 का मतलब पाई बाई 12 यानी कि पाई का 180 को 12 से जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 15 डिग्री की वैल्यू को तो आप 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हैं। एक काम हम लोग ये करें कि tan 15 निकाल लें और tan 15 निकालने के बाद उसका मतलब इन्वर्स कर देंगे तो हमको cot 15 मिल जाएगा। tan 15 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 45 माइनस 30। अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरीके से tan a माइनस b के फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए tan 45 tan a माइनस b के अकॉर्डिंग तो tan 15 वैल्यू आपको मिल जाएगी tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये आपको कौन मिले, ये आपको मिले tan 15 मिला। अब अगर tan 15 इतना है तो cot 15 क्या हो जाएगा, तो देखिए d इज इक्वल टू बन जाएगा cot 15 यानी इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब क्या काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम ये करें कि हमको डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिए, यानी कि रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। अब a माइनस बी ए प्लस बी के अकॉर्डिंग और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 3 1 4 तो हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 और अपॉन में 2। अब अगर अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपको जो डायमीटर है d है, d की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 3 इतने क्या सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था और इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक आपको सेट दिया गया है जिसमें 7 से लेकर के 16 तक के डिजिट दिए गए हैं और उसके बाद कहा गया है नंबर दिए गए हैं, उसके बाद कहा गया कि एक फंक्शन f है वो किस तरह डिफाइंड है कि fx यानी कि जो यहाँ पर x की वैल्यू आप a से उठा करके रखेंगे तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का आपसे बात करी गई है। तो पूछा गया है कि जब इसका हम लोग इस फंक्शन की डोमेन आपके पास a है यानी कि 7 से लेकर 16 तक के, इसके इस फंक्शन जब अप्लाई करेंगे यानी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x को अप्लाई करेंगे तो जो रेंज बनेगी उस रेंज में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसमें अगर हम लोग हाईएस्ट प्राइम की बात करें तो अगर 7 है तो 7 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है 7 हो सकता है। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम कौन हो गया, यानी कि जो f7 होगा वो 7 आ जाएगा। फिर अगर f8 उठाएं, 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 4 8। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम कौन हो गया, 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो f2 की वैल्यू f2 हो जाएगा इसमें, यानी कि f8 का प्राइम नंबर हाईएस्ट प्राइम 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर 9 की बात करें, f9 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 3 9। तो 1 3 9 में से हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम लोग आगे निकालते चले जाएंगे 10 के लिए 5 आ जाएगा, 11 के लिए 11 आ जाएगा,
यानी कि अगर 10 के हम लोग फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो 1, 2, 5, 10 में से हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 के फैक्टर 1 और 11, तो 1 और 11 में हाईएस्ट प्राइम कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर 12 की बात करें तो 12 में आप फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो 1, 2, 3, 4 में हाईएस्ट प्राइम कौन सा है, 3 हो जाएगा। फिर F13 में तो डायरेक्टली भाई 13 ही हो जाएगा। F14 में 1, 2, 7, 14 तो हाईएस्ट प्राइम 7 हो जाएगा। F15 में तो 1, 3, 5 और 15 तो 5 हो जाएगा इसमें। और F16 को फैक्टर 1, 2, 4 और 8 और 16, तो ये हो जाएंगे इसके 16 के फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट प्राइम कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका रेंज बनाए हैं, अगर इसके हम लोग रेंज को फॉर्म करें तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए रेंज में आपके पास आ जाएगा 2 और कौन आ जाएगा 3 और आ जाएगा 5 और आ जाएगा 7 और आ जाएगा 11 और 13। हमको लग रहा है 13 से ऊपर तो है नहीं, तो बस ये आ जाएंगे रेंज के एलिमेंट। रेंज में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इस सेट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6, तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको एक रिलेशन दिया गया है x, y, जिसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं और कंडीशन क्या दी गई है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब के बराबर है। अब एक चीज इसमें समझिए कि x स्क्वायर बराबर वाई क्यूब है, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद के स्क्वायर का भी बराबर हो और खुद का क्यूब भी बराबर हो, तो केवल एक एलिमेंट है, वो है 1 और एक है कौन, 0। इनके अलावा जो भी नंबर हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, अगर उनका स्क्वायर करेंगे, उनका क्यूब करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिजिट आएंगे। यानी कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो एक तो सबसे पहली चीज ये होगी कि ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, कि क्योंकि इस किसी भी डिजिट का स्क्वायर करेंगे और उसका क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। दोबारा से अगर उसको क्यूब करके उसका स्क्वायर करें तो दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। यानी कि अगर हमने कोई x और y 2 डिजिट लिया, x और y 2 डिजिट लिया और वो किस में लिया है, नेचुरल नंबर में, तो अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और क्यूब के बराबर है, पहली बात तो बराबर आएगा ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि वाई स्क्वायर को अगर हम लोग एक्स क्यूब करें तो ये दोनों सही नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से अगर हम लोग ट्रांजिटिव करें, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर अगर वाई क्यूब के बराबर है और वाई स्क्वायर अगर जेड क्यूब के बराबर है तो एक्स स्क्वायर भी जेड क्यूब के बराबर हो। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पूछा गया तो कौन से सही नहीं है, तो इसमें ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है, ना तो तीसरा सही, यानी कि इसमें डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही। साथियों इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कि A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन B C है, तो इसका मतलब क्या B बराबर C हो सकता है। और दूसरा देखिए यूनियन B और A यूनियन C बराबर है, तो क्या B बराबर C हो सकता है। अब देखिए पहला वाला जो है कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C होने पर अगर बराबर है तो क्या B और C भी बराबर होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि B और C के कुछ ऐसे एलिमेंट हों जो A के पास हों, लेकिन बाकी एलिमेंट तो क्या होंगे, बाकी एलिमेंट हो सकता है दोनों के अलग अलग हों। जैसे A बराबर A में हम ऐसे हमने B में मान लिया कि 1 2 5 7 9 और हमने C में मान लिया कि 1 2 10 11 12, तो भाई क्या है, अगर A क्या है, A को हमने मान लिया 1 2 3 4 5। अब अगर देखिए A इंटरसेक्शन B, ये भी 1 2 मिल जाएगा, A इंटरसेक्शन C, ये भी 1 2 मिल जाएंगे। तो क्या इनके इंटरसेक्शन बराबर होने से B और C तो बराबर नहीं होंगे ना, क्योंकि बाकी एलिमेंट की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि बाकी एलिमेंट भी दोनों के क्या हो सही हो। इंटरसेक्शन वाले अगर सही अगर इक्वल हैं तो बाकी एलिमेंट को बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसके बेसिस पर हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन अगर यूनियन B और A यूनियन C बराबर है तो भाई देखिए B A तो A में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है और यूनियन भी दोनों में सेम आ रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी एलिमेंट यूनियन करने पर A के साथ इंक्लूड हो रहे हैं वो भी दोनों के क्या हैं, वो सही है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला स्टेप है, आपका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये सही हो जाएगा। यानी कि A यूनियन B बराबर A यूनियन C तब होगा जब B और C आपस में इक्वल होंगे। साथियों आज के लिए हम अपने जो है इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम लोग आगे अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके हम लोग अपने सिलेबस पर भी चढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो क्या है कि अभी केवल हम लोग पेपर का सोल्यूशन दिखला रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हर एक दिन जो है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।